चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आज जो है सो हम लोगों का जो है से टॉपिक नंबर 1 बायोलॉजी का है। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी में सबसे पहले कुछ बातों को जानिएगा कि सबसे पहले साइंस के बारे में हम कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं सबसे पहले। और जानकारियों को देखते हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले और चैप्टर का नाम हमारा है वह है जैव प्रक्रम, और जिसमें पोषण की बातें हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है। और आज हम लोग का पार्ट नंबर 1 चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगला ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बातों को जानने का प्रयास क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है। देखिए वो सबसे पहले साइंस के हमारे एक बात पता है आप लोगों को कि साइंस के हमको 3 भाग कुल होते हैं। पहला जो साइंस में जो होता है भाग 3 को होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है एंड बायोलॉजी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं बुआ? तो भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो भौतिकी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है और जो ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, और बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? जीव विज्ञान कहते हैं बायोलॉजी को, जीव विज्ञान। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। ये 3 होते हैं जो कि साइंस के भाग है, और हम लोगों को तीनों साइंस पढ़ना है। और तीनों में से लगभग 27 नंबर के पूछे जाते प्रश्न हैं। 27 नंबर का प्रश्न तीनों में से पूछा जाता है। ठीक है, ऑफर की बात तो ये है कि जानते हैं आप लोग कि डबल सभी चीज़ों में एक्स्ट्रा पूछी जाती है। जैसे बायोलॉजी में बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 2 गुने जो होते हैं ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और बहुत बेनिफिट होता है। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान देखिएगा ये बातें कि सबसे हम लोगों का पहला चैप्टर जो होता है बायोलॉजी, हम लोग को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। वो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में सबसे पहला चैप्टर हमारा है पोषण। ठीक है, उसके बाद है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। देखिए पहला चैप्टर में पोषण, दूसरा चैप्टर श्वसन, तीसरा चैप्टर परिवहन, चौथा चैप्टर उत्सर्जन, पंचमा चैप्टर जो होता है ये होता है नियंत्रण एवं समन्वय, छठा होता है जनन, 7वां होता है आप लोगों को आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और 8वां होता है पर्यावरण। समझे कि नहीं? ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर हमें 8 चैप्टर पूरा पढ़ना होता है। ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में हम लोगों को कुल 8 चैप्टर पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा एक भी बात, जैसे आप लोगों को यह बात जो बताई गई है, यह आप लोगों को भारतीय भवन के अंतर्गत बताई गई है। यही बातें अगर एनसीईआरटी में हो तो ये 4 विषय, ये 4 चैप्टर मिलाकर एक ही चैप्टर दिया गया है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, ये 4 चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर इंक्लूडेड किया गया है, लेकिन भारतीय भवन में अलग अलग बातें बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले बात बता दें कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। देखिए, और बायोलॉजी शब्द ध्यान दीजिएगा, यह शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ध्यान रखिए, ग्रीक भाषा का है। बायो का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? लॉजी का अर्थ जो होता है वो होता है अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जीव विज्ञान का जो है पिता जो है अरस्तु, उसको कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान में 8 चैप्टर पढ़े जाते हैं। 8 चैप्टर है, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और पर्यावरण और हम। ठीक है ना, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा में हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, माने अध्ययन करना। तो समझिए जीवन के बारे में जो इसमें अध्ययन हम लोग करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा गया है। किसका कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया बुआ? अरस्तु को कहा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले देखिएगा, आप टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं सबसे पहले कोशिका के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, क्योंकि देखिए बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो शरीर की सबसे छोटी बातें है जो कि कोशिका है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोशिका की सभी जीवों एवं कोशिका जो होता है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवों की संरचनात्मक, जहाँ संरचना हमारा शरीर का जो बना होता है और जो क्रिया करता है वो हमारा कोशिका होता है। और पूरा शरीर हमारा कोशिका से बना होता है, पूरा शरीर ही कोशिका है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। समझ गए? सबसे पहला स्टेप। और ध्यान रखिएगा कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जब कोशिका पूरा मिल जाएगा ना तब उत्तक का निर्माण होता है, और जब पूरा उत्तक मिलेगा तो अंग का निर्माण होता है, और जब पूरा अंग मिलता है तब अंग तंत्र
का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर माने अंग तंत्रों का समूह मिलकर जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है, माने यानी जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कोशिका में जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ध्यान रखिएगा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसमें और उसके बाद कोशिकाओं के समूह को मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और ऊतकों को मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंगों को मिलकर अंग जब बहुत मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है जैव प्रक्रम, जो कि आप लोगों को देखिए जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव जिस क्रम में अपना जीवन को व्यतीत करता है, माने पूरी अपनी जीवनचर्याओं में जिस प्रकार से उनको सभी चीज़ों का जैसे कहा जाता है वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना, पूरा अनुरक्षण करते हैं, क्या कहलाता है, जैव विकास। अब देखिए पूरे जीवन में हम लोगों को क्या क्या होता है, तो पूरा जीवन में हम लोग पोषण खाना खाते होते हैं, सांस लेना होता है, उत्सर्जन होता है और परिवहन होता है। ये जीवन का जो है सो आधारभूत संरचना है जो हम लोगों को होता है। तो कहते हैं क्या कहते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जीवों की कहता है वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बुआ, जैव प्रक्रम कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि अगली बात क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात को ध्यान से देखिएगा। तो कहता है देखिए सबसे पहले जब हम लोग कोई भी चीज़ों को खाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है या व्यय होता है। तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अगर हम लोग खाए नहीं करेंगे तो ऊर्जा कहाँ से निकलेगा, तो ऊर्जा अगर हमारे शरीर में बनेगा तब बनेगा जब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं और बिना खाए हम कहेंगे नहीं हमारे पास बहुत ताकत है, हम बहुत ताकतवर है, तो होगा। देखिए एक बात जानते हो, जब हम लोग नहीं खाते हैं तो शरीर का एक एक जैसे आप लोग अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग ध्यान दिए होंगे चाहे नहीं दिए होंगे, क्या एक बार में हमारा शरीर थक जाता है, नहीं। जहां जहां जैसे मान लीजिए हाथ में ऊर्जा खत्म हो तो थक जाता है, नहीं, शरीर में ना एक ही बार में पूरा ऊर्जा जो होता है खत्म हो जाता है और जहां कमी होती है ना वहां पर जहां जमा होता है वहां पर भेज दिया जाता है। तो एक ही बार में हमारा पूरा शरीर थक जाता है। तो इसीलिए जो है आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास कर ये बातें हैं कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो देखिए समय समय पर जैसे कि आप ऊर्जा आपके शरीर में कम ना हो जाए इस कारण से धीरे धीरे आप लोग कुछ कुछ ना खाते रहना, कुछ कुछ खाते रहना। शरीर को जो है ना हमेशा ऊर्जा के लिए कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। हमेशा एक बार में आप पेट भर के मत खा लेना, थोड़ा थोड़ा खाओ, बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि छात्रों के लिए ऊर्जा जरूरी है बहुत। जब तक आपके पास नहीं होगा, आप देखिए एक बार जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा ना तो दिमाग खाइत रहेगा, दिमाग नोचते रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहिए, ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव जो होता है ग्रहण करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके क्रिया के फल स्वरूप जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। आप जानते हो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जो होता है क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है उत्पत्ति माने पाचन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्यों होता है, तो हमारे जीभ पर जैसे खाना हम लोग जाते हैं और उसको जैसे चबा चबा कर खाते हैं ना, जीभे पर टाइलिन के कारण जो होता है वह ऊर्जा क्या हो जाता है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की पाचन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कुछ बातें हैं जैसे पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट, है ना। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग करते हैं। अगर बताइए कि हम लोग अगर शरीर में हमारा न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, पोषण नहीं रहेगा, पोषक नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या चल पाएगा, क्या हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमें जो होता है क्या करना होता है, पोषण करना होता है, ग्रहण करना होता है, खाना खाना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, ये तमाम सारी चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। जब इस तमाम सारी चीज़ों को हम जब ग्रहण करते हैं तब जाकर हमारे शरीर में पूरा पोषण होता है और विभिन्न जगहों पर पहुँचाई जाती है और तब जाकर हम लोगों का सुकून होता है, तब हमारा शरीर सुचारू ढंग से अच्छे ढंगों से काम कर पाता है। आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार से ऊर्जा व्यय होती है। पहली जो होता है शारीरिक ऊर्जा व्यय होती है और दूसरा मानसिक ऊर्जा व्यय होती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को समझिएगा कि नहीं। तो चलिए अगली बातों को ध्यान से देखते हुए और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिएगा हम लोगों को जो है कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताई गई है कि क्या क्या पोषक तत्व होनी चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे जैसे हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट, उसके बाद है नींबू, कटहल, दही, ये तमाम सारी चीज़ें जितनी आप देख रहे होंगे। हरी साग सब्जी भी ज़रूरत है, हर चीज़ों को ज़रूरत हम लोगों को है। फल भी ज़रूरत है, मछली मांस अंडा भी ज़रूरत है, खट्टे पदार्थ भी ज़रूरत है, दही भी आपको खाना चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ें हमें ज़रूरत बनती है जो हम लोगों को लेना है पोषक के रूप में, पोषण के रूप में। ये तमाम सारी चीज़ अगर आपके शरीर में आप पूरी तरह से रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही सब है न्यूट्रिएंट्स है, समझे कि नहीं, ध्यान रखिएगा।
अगला ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है तो सुनिएगा। जीवों में पोषण की मुख्य दो विधियाँ होती हैं। दो प्रकार के मोशन क्या होते हैं, जो होता है दो प्रकार के पोषण होते हैं। पहला जो होता है वो स्वपोषण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। और दूसरा होता है उसके बाद दूसरा होता है परपोषण, जिसको हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है ना, स्पेलिंग्स में अगर कोई डिस्टर्ब हो गया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के होते हैं पोषण, मुख्यतः दो विधियाँ होती है किसका, स्वपोषण। तो ध्यान रखिए स्वपोषण होते कौन है, तो देखिए वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसा जीव वैसा मान लीजिए चीज़ें जो कि अपने पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, पेड़ पौधा किसी के सहारे रहता है, वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो किसकी सहायता से, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। नहीं, सूर्य का प्रकाश जैसे निकलता है तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हम लोग क्या है, मानव क्या है, दूसरों पर निर्भर करते हैं। नहीं, पेड़ पौधा जब तक नहीं होगा मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे, अच्छा सर जी बोले दूसरे पर निर्भर रहने का मतलब, दूसरे पर निर्भर रहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा पर निर्भर है, बहन पर निर्भर है, ऐसा तो सर जी बोल रहे हैं नहीं ना। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है पूरी तरह से पेड़ पौधे पर निर्भर है, मांस मछलियों पर निर्भर है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग निर्भर आश्रित हैं। तो उसके लिए हमको ज़रूरत है, उसका मतलब होता है दूसरों पर निर्भर होना। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी खाना बना दे देगी तो खाएंगे तो दूसरे पर निर्भर होना हो गया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और जिसमें क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु भी होता है। तो कुछ जीवाणु में कौन आ सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। स्वपोषी में जो है, स्वपोषी में पेड़ पौधे तो पूरा पेड़ पौधे आते हैं, कुछ जीवाणु भी आते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक जीवाणु का नाम क्या है, यूग्लिना। क्या नाम है, यूग्लिना। वो जो होता है वो दोनों प्रकार से कर पाता है, वो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। स्वपोषी भी है, परपोषी भी है। वो प्रकाश संश्लेषण से भी क्रिया कर लेता है और दूसरों की सहायता से भी कर लेता है। तो वो क्या है, स्वपोषी और परपोषी दोनों है, यूग्लिना। ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली बातों को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और अगला क्या कहता है वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, अब इतना बात समझ गए, आप में आ गया होगा तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्वपोषी का कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधे जो होता है स्वपोषी होते हैं। ये देख रहे होंगे हरा है, हरा है क्या चीज़ के कारण बुआ, तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा है। क्या चीज़ के कारण, क्लोरोफिल। और जरूरत नहीं है बुआ कि हरियर नहीं रहेगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, जरूरत नहीं है। जब पूरी तरह से पीला हो जाएगा ना तब क्लोरोफिल की मात्राएं कमती है उसमें, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली ध्यान से देखिएगा। अगला बात, ये स्वपोषी कुछ उदाहरण दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। स्वपोषी के बारे में समझ गए। देखिए सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब स्वपोषी होते हैं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और सभी हरे पौधे में एक प्रकार की हरित रचना, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, माने कि इसे हरित लवक हिंदी में, अंग्रेजी में उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। एक होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, पर्णहरित हिंदी में या क्लोरोफिल अंग्रेजी में। तो प्रश्न जो है साइंस का पूछा जाता है क्या चीज़ में, तो ध्यान रखिएगा कि वो अंग्रेजी में पूछा जाता है, कभी कभी पर्णहरित भी कह सकता है। तो ध्यान रखने वाली दोनों बात है। तो सभी हरे पौधे में सभी हरे पौधे एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। समझे कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं, इसमें पाया जाता है। माने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये ध्यान रखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का रंग हरा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। समझ गए कि नहीं। चलिए अगली बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगली बातों को समझने का प्रयास क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि परपोषण, आपको परपोषण के बारे में, जैसा कि कहने का मतलब वैसा पोषण जो अपने पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, माने खुद पर निर्भर नहीं रहता, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। हम लोग दूसरे पर निर्भर है, जीव जंतु दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है, तो वे हम लोगों को क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी जो है क्या है, परपोषी है। परपोषी का मतलब हेटेरोट्रॉपिक्स। समझिए कि नहीं। अगला प्रश्न को अगला देखिएगा ध्यान से, आगे ध्यान देखिएगा। जैसे देख लीजिए, मनुष्य हो गया, कुछ जीव हो गए, ये बाघ हो गया, दूसरों पर निर्भर है। बाघ क्या पर निर्भर होता है, तो कुछ जानवरों को मार कर खाता है, इंसान को मार कर खाता है ना। इसमें कीड़े मकोड़ों को खाता है, इंसान क्या फल फ्रूट खाता है, खाना खाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा।
आगे क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। परपोषण के भी कुछ प्रकार होते हैं, परपोषण के भी कुछ प्रकार होते हैं बुआ। ध्यान रखने वाली बात तो है, परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, पोषण के मुख्यतः 2 क्या विधि था, जिसमें स्वपोषी और परपोषी था। अब यहाँ पर परपोषण के भी विधियाँ हैं, तो 3 विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती है। पहला जो है मृतजीवी पोषण है, पहला मृतजीवी पोषण है, दूसरा परजीवी पोषण है, और तीसरा जो होता है प्राणी संपोषण होता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। परपोषण के 3 विधि होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, लेकिन पोषण के 2 विधियाँ होती है, स्वपोषण और परपोषण। और यहाँ पर मृतजीवी और दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण होता है, तो कहता है इस प्रकार के पोषण में मृत जीव जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से संतुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो होता है अवशोषित करते हैं। क्या करता है? ज्वलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं माने किससे कहने का मतलब एक ही बात है कि वह जो होता है मृत जीव जंतुओं से जो होता है अपना भोजन बनाता है। मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी माने कि क्या? मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन तैयार करना मृतजीवी कहलाता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोबर छत्ता। क्या उदाहरण है? गोबर छत्ता। आप लोग देखे होंगे गोबर जहाँ पर बहुत होता है ना, वहाँ पर देखिएगा छोटा छोटा ना छत्ता, नहीं तो अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ आए कि गोबर छत्ता होता कैसा है। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा गोबर छत्ता कैसा होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास करोगे गोबर छत्ता कैसा होता है। ध्यान दीजिए, यही गोबर छत्ता है। ऐसा देखिएगा, ऐसने गोबर छत्ता ही वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब गोबर छत्ता है बुआ। ये हो गया आपको, ये हो गया, ये सब गोबर छत्ता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ, इसमें ध्यान रखिएगा। मृतजीवी पोषण, अब कहते हैं देखिए मृतजीवी में क्या है, मृतजीवी को अब क्या कहते हैं? अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी पोषण समझे कि मृतजीवी पोषण करने के वाले जीव जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। जो भी मृत मरे हुए चीज से अपना भोजन बनाते हैं ना, उसको मृतजीवी कहते हैं। अनेक कवकों जैसे बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में भी जो होता है पोषण की विधि पाई जाती है। मृतजीवी पोषण की कुछ विधियाँ पाई जाती है। किसमें? तो कवक में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जिसमें मृतजीवी पोषण का पाई जाती है। उदाहरण है ना, मृतजीवी का उदाहरण हो सकते हैं। ध्यान रखने का बात है और ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न को ध्यान से, अगला बात को ध्यान से देखिएगा। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहता है इस प्रकार के पोषण में, कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या तो अस्थायी रूप से रहें या बिना अस्थायी रूप से। हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु है कि नहीं है? तो देखिए कुछ जीवाणु जो होते हैं लाभकारी भी होते हैं और कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं, समझे कि नहीं? तो शरीर में रहकर ही वो अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। हमारे शरीर में ही रहेगा, वो अपना भोजन तैयार कर लेता है, खा भी लेता है, सब चीज़ क्लियर करता है। जैसे इसका सबसे समझ गया कि नहीं? ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि यह पोषण जो होता है कवक, जीवाणु और कुछ पौधों में भी पाए जाते हैं। अमरबेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। ठीक है ना, अमरबेल तथा कई जंतुओं में जैसे गोल कृमि में, टेपवर्म में, मलेरिया इत्यादि परजीवी में पाया जाता है। परजीवी मलेरिया वाला जो है ना, मलेरिया भी परजीवी है। मलेरिया का जो उसमें मलेरिया का लक्षण जो आ जाता है वह परजीवी माने जीवाणु कुछ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। ध्यान दीजिएगा कि परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। तरल रूप में होता है। कैसा होता है? तरल का मतलब होता है गीला, चिपचिपा। ठीक है ना, चिपचिपा। ठीक है ना, वैसे होते हैं। तो समझिए कि नहीं? तो परजीवी पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बुआ? तो अमरबेल। ये पूछा जाता है कि बताइए अमरबेल कैसा पोषण है? तो आप बताइएगा कि परजीवी पोषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परजीवी पोषण का। अमरबेल किसका उदाहरण, किस पोषण का उदाहरण है बुआ? तो परजीवी पोषण का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कहता है सुनने का प्रयास कीजिएगा। आगे कहता है प्राणी संपोषण। क्या कहता है बुआ? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है? वैसा जीव जिसमें प्राणी अपना भोजन जो होता है क्या करता है? अपना भोजन जो होता है वह स्वयं पर जो है निर्भर नहीं अपना भोजन क्या करता है बुआ? तो अपना भोजन, ध्यान दीजिए, प्राणी कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जो होता है जंतुओं के भोजन को ग्रहण करने की विधि जो होता है वो द्वारा ग्रहण करते हैं। समझे कि नहीं? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में
जंतुओं के भोजन से ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। यह जो होता है जंतुओं में ज़्यादा पाया जाता है। कौन? प्राणी संपोषी, है ना। और जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर इसमें पाया जाता है। प्राणी संपोषण में करने वाले जीव प्राणी संभोजी भी कहलाता है। माने प्राणी संपोषी को हम लोग प्राणी संभोजी भी कहते हैं, प्राणी संभोजी भी कहते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम भी प्राणी संपोषी में ही पाया जाता है। अमीबा तथा पैरामीशियम जो होता है वह प्राणी संपोषी में ही पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से। अब एक प्रश्न है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। कहता जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कमेंट्स जरूर करेंगे फटाफट। और वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों अनुरक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसके बाद है जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियाँ पाई जाती है? हरे पौधे किस प्रकार का पोषण है? और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैसा पोषण जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? वैसा पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? पत्तियां का रंग हरा होने का क्या कारण है? परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? गोबरछत्ता किस पोषण का उदाहरण है? अमरबेल किस पोषण का उदाहरण है? अमीबा तथा पैरामीशियम में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पोषक तत्व के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? ये तमाम सारी प्रश्न था और आज था हम लोग का पार्ट 1। ध्यान से, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को प्लीज आप लोग मदद जरूर करें और आप लोगों को सब धन्यवाद जो इस वीडियो को देखते हैं। तमाम बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट डे पार्ट 2 में इसका और अगला। धन्यवाद सभी को।